की आवाम जो है इस फल को इतना चाहती है, जब वहाँ से कंटेनर व्यापारियों का लेके आते हैं तो सबसे पहले गाड़ी से उतर के चेरी का पूछते हैं चाइनीज़ आवाम। इस वक्त पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो 1.1 बिलियन US डॉलर की इंडस्ट्री है। मगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है वो एक मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती। देखिए जी, पिछले सालों में वाइल्ड लाइफ की पोजीशन काफ़ी डिक्लाइन पे थी, लेकिन ये कोई 3-1 साल से वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट और इको टूरिज़म को। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान। पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का इलाका अपने आला मयार की चेरी की वजह से सारी दुनिया में मशहूर है। तजज़िये के मुताबिक अगर एक्सपोर्ट मुमकिन हो तो फिर GBE से चीन को बरामद की जाने वाली चेरी की मालियत 250 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच सकती है। इसके पेश नज़र क्या रवां साल पाकिस्तानी चेरी चीनी मार्केट में आ सकती है? तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट में देखिए। मैंने आज तक इससे बेहतर चेरी नहीं देखी। बेचने वाला भी अच्छा है, इनकी सर्विस अच्छी है। ये चेरीज बहुत खूबसूरत है, इनका जायका अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने इनसे 2 साल पहले चेरी खरीदना शुरू की थी। इनका मयार हमेशा अच्छा होता है। इससे पहले कि मैं तस्वीरें लेती, मेरे बच्चे चेरीज खा चुके थे। ठंडे होने के बाद इनका जायका बहुत अच्छा है। पाकिस्तानी चेरी का मयार कैसा है? क्या ये इंतहाई मुसाबकती चीनी चेरी मार्केट में जगह बना सकती है? पाकिस्तानी चेरी काफी अच्छी लगती है। पकने पर इसका रंग स्याह हो जाता है और चीनी सार्फिन गहरे रंग वाली चेरी को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तानी चेरी इतनी अच्छी क्यों है? इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में दिन और रात के दरमियान दर्जा हरारत का फर्क है, जिस वजह से पाकिस्तानी चेरी को काफी मिकदार में सूरज की रोशनी मिलती है। अब ज्यादातर चीनी और गैर मुल्की चेरी के पकने में 10 से 15 दिन का फर्क है। अगर पाकिस्तानी चेरी चीनी मार्केट में मुतारफ करवाई जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा बख्श हो सकती है। पाकिस्तान में चेरी की काश्त का रकबा 2500 हेक्टेयर से तजावज कर चुका है और गिलगित बल्तिस्तान चेरी पैदा करने वाले 2 अहम मुकामात हैं। पाकिस्तानी चेरी की मरकजी मार्केट अब कौन सी है? फिलहाल जो जा रहा है इस्लामाबाद फ्रूट मंडी, लाहौर फ्रूट मंडी और वहाँ से आगे दाएं बाएं पंजाब के तमाम मंडियों में व्यापारियों का कहना है कि सब मंडियों में जाता है। इवन पिछले साल से कराची तक गया है। यानी कि आवाम जो है इस फल को इतना चाहती है, जब वहाँ से कंटेनर व्यापारियों का लेके आते हैं तो सबसे पहले गाड़ी से उतर के चेरी का पूछते हैं चाइनीज़ आवाम। लेकिन ये लीगल तरीके से वहाँ उस मुल्क तक इस फल का रसाई अभी तक। क्या पाकिस्तानी चेरी को मुस्तकबिल में चीन में दाखिल होने का मौका मिलेगा? ये अच्छा मौका है, मगर इस वक्त पाकिस्तान से चेरी की दरामद की इजाजत नहीं है। अगले साल जब वबाई मर्ज खत्म हो जाएगा तो इसे चीन को बरामद करने का मौका मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तानी चेरी चीन को बरामद की जा सकती है तो इससे मुकामी फलों के काश्तकारों को बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल होगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को चेरी लगाने की तरफ राग़िब किया जाएगा ताकि पैदावार में इजाफा हो सके। चीनी सार्फिन की तवज्जो मबजूल कराने के लिए पाकिस्तानी चेरी प्रोड्यूसर्स को क्या तैयारी करनी चाहिए? पाकिस्तान और चीन के दरमियान चेरी प्लांट और लॉजिस्टिक्स में क्या मुमकिन तावन हो सकता है? इंटरव्यू में चीनी माहिरीन ने कहा कि चेरी की काश्त अच्छी तरह से खुलियात से शुरू होती है। ये खुलियात के जरिए पैदा होता है। हम चेरी बड के तने की नोक लेते हैं। जब इसका कतर 0.02 मिलीमीटर तक बढ़ जाता है, जो कि उस वक्त नजर नहीं आता, तो हम इसको खूरबीन की मदद से देखते हैं और इसे एक खास गजाई महलूल से निकालते हैं और इसे 10 गुना और 100 गुना तक फैलने देते हैं और यूं चेरी की पनीरी बन जाती है। ये वायरस से पाक पौधा है। इसकी जड़ें बहुत सेहतमंद होती हैं। वायरस से पाक पौधों से चेरी के दरख्त की 3 अहम बीमारियों को रोका जा सकता है। मसनूई इलाज के जरिए वायरस से पाक चेरी के पौधों में जड़ों की सेहतमंद निजाम, मजबूत नशोनुमा और खेत में पौधे लगाने की आला बका की शरह जैसे फवायद हैं। क्या पाकिस्तान में ये वायरस फ्री टेक्नोलॉजी तैयार करना मुमकिन है?
हम न्यूजी लैंड के साथ राब्ते में रहे हैं और हम हर साल तहकीकात और मुताला के लिए स्वीडन और स्विट्जरलैंड भी जाते थे। हम मुस्तकबिल में पाकिस्तानी माहिरीन के साथ ज़राई ताउन के भी मुंतज़िर हैं। साइंसी अफजाइश चेरी के मयार की पहली जमानत फराहम करती है। चेरी की नशोनुमा के दौरान कीड़े मार अद्वियात और खादों के इस्तेमाल में अब भी मसाइल मौजूद हैं। चीनी माहिरीन ने हमें बताया कि मखसूस मुद्दत के दौरान कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। इब्तदाई फूलों की मुद्दत में कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीड़े मार दवा लगाने के बाद शहद की मक्खियां उन्हें सूंघते ही उड़ जाएंगी, जिससे पोलिनेशन पर बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगा। मौसम बहार में फूल निकलते हैं, जबकि पौधों की बीमारियां और कीड़े मकोड़े जैसे स्क्रैप बीटल भी सरगर्म हो जाते हैं। फूलों में कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल किए बगैर किसान कीड़ों को कैसे रोक सकते हैं। माहिरीन ने कहा कि किसानों को चेरी के फलों और दरख्तों की छोटी शाखों पर कीड़े मार दवा नहीं डालनी चाहिए। शाम के वक्त चनार और बेद की शाखों को 50% मेलाथ्यून ईसी और 50% फोकसम ईसी 1000 से 1500 बार के साथ स्प्रे करके बागात की सफाई के लिए लगाई जा सकती हैं, जो मुर्दार खोर कीड़ों को शिकार करके मार सकती हैं। मौसम बहार में चेरी के बागात में पालक की बाहम काश्त भी कीड़ों को फांस सकती है और फिर इन्हें कीड़े मार दवा से मारा जा सकता है। आला मयार की चेरी की मसनूआत तैयार हों तो पाकिस्तान की ताज़ा केपिंग और लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी जो चेरी की बरामद को महदूद करती है को एक साथ अपडेट किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखा जाए तो 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ता हो सकता है। अलबत्ता देसी तरीके से लोकल तरीके से मंडी तक पहुंचाने की कोशिश की गई। बहरहाल नुकसान तो बहुत हो गए उससे। चीनी और पाकिस्तानी फलों के काश्तकारों ने कहा कि ताज़ा रखने की टेक्नोलॉजी की महदूदियत की वजह से जीबी वैली से चेरी का कराची तक पहुंचना मुश्किल है। चीन को तो हजारों मील दूर रहने दें। इस सिलसिले में पाकिस्तान चीन के साथ ताउन का शिद्दत से मुंतजिर है। तो चाइना की मशीनरी आ जाए और फिर रिलेटेड मशीनरी आ जाए तो लोग चाहेंगे कि जनाब अली ऐसे मशीनरी आ जाए, उससे फ़ायदा उठाए। चीन पाकिस्तान की चेरी बरामद में मदद के लिए कोशिशें कर रहा है। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी आला मयार की चेरी जल्द चीन पहुंच जाएगी। इस वक्त अपने बागात की इंतज़ामी टेक्नोलॉजी के साथ हम पाकिस्तानी चेरी की इकसाम, ज़ाहिरी शक्ल और मयार को बेहतर बनाने के काबिल हैं। हम गैर नामियाती खाद की थैलियाँ चुनने, जरासीम कुशी और नकलो हमल के तकनीकी माहिरीन भी पाकिस्तान भेजेंगे। मजीद ये कि हमारी अपनी लॉजिस्टिक टीम है। अगले साल हम पाकिस्तान में ज़रई मसनूआत की कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। हालिया बरसों में पाकिस्तान में बरकी आलात की सनत ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है, जिसकी पैदावारी मालियत 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। इसके साथ साथ इस सनत से मुंसलिक बहुत सारी चीनी कंपनियां भी पाकिस्तान में अपनी टेक्नोलॉजीज़ मुंतकिल कर रही हैं और सरमायाकारी बढ़ा रही हैं। जाहिर है कि दोनों ममालिक के माबैन इस शोबे में ताउन की सलाहियत बहुत बड़ी है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ जो है वो ग्रो कर रही है और इस वक्त पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो 150 बिलियन 150 अरब रुपए पाकिस्तान की इंडस्ट्री है और अगर हम इसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री है। होम अप्लाइंसेस पाकिस्तान एक तो काफ़ी बड़ी मार्केट है, लाइक तकरीबन 220 मिलियन की मार्केट है और ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री की साइज़ अभी भी इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि दुनिया के अंदर जनरली होता है, मगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है वो एक मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। चूँकि पाकिस्तान में बरकी आलात की सनत की पैदावार मुकामी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए इसका ज़्यादा इन्हिसार दरामदात पर है। इसमें कोई शक नहीं कि पाक चीन तावन इस सनत में पाकिस्तान में बेहतरीन मयार के इलेक्ट्रॉनिक्स आलात मुतारफ़ कराने का एक अहम ज़रिया है। ये पाकिस्तान की सनती तरक्की के हुसूल में भी मददगार साबित हो सकता है। पाकिस्तान में जैसे कि आप देखते आ रहे हैं कि मुख्तलिफ चाइनीज़ ब्रांड्स और लोकल ब्रांड्स इन्होंने यहाँ पर असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग रोड मैप को इख्तियार करके और पाकिस्तान के सारफीन को
एक रीज़नेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मुहैया करने की कोशिश की है। और इसी कोशिश का एक हिस्सा हमारी भी कंपनी अदा कर रही है, जिसमें हम LED टीवी और माइडिया के माइक्रोवेव ओवन, वाटर डिस्पेंसर और फिर ट्रायन के एयर कंडीशनर्स, इन्वर्टर्स ये पाकिस्तान में हमने लॉन्च किए हैं। चाइना से बिज़नेस करने के हमारे 3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न जो है वो ये है कि जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी और डिज़ाइन अब बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं, और उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है प्राइस की, वो हमारे पाकिस्तानी कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती है और हमारे पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के लिए फिजिबल है। सेकंड, ये जो कंपनीज़ हैं माइडिया, हाइसेंस, ये अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का 3 से 5 आशारिया जो रेवेन्यू ये सेल्स करते हैं, उसका जो 3 to 5% रेवेन्यू है वो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंस करते हैं, और उससे जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो ओवर द ईयर बहुत ही इन्हेंस हुई है और बहुत ही बेहतर हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सार्फिन को जो प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने में और उनकी डिज़ाइनिंग में उनको लिए बहुत आसानी है। गुज़श्ता बरसों में चीनी आलात के ब्रांड्स ने मसनूआत की मुसलसल लोकलाइजेशन को फ़रोग़ दिया है और मुकामी मांग के मुताबिक मसनूआत को दोबारा डिज़ाइन किया है। ये इन ब्रांड्स की पाकिस्तान में मकबूलियत की कलीद हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें LED टीवीज़ की, तो पाकिस्तान में 4K जो है बहुत पॉपुलर है, 4K LED टीवीज़ रेजोल्यूशन के लिहाज से, लेकिन हमारी कंपनी हाइसेंस 8K LED टीवी भी लॉन्च कर चुकी है। इसी तरीके से अगर हम वाटर डिस्पेंसर की बात करें, तो अगर आप आम डिज़ाइंस को देखेंगे तो उसमें बॉटल जो है वो ऊपर रखी जाती है, जबकि हमारे जो वाटर डिस्पेंसर हमने इंट्रोड्यूस कराए उसमें आप बॉटम लोडिंग भी बॉटल रख सकते हैं, जो कि आप कस्टमर के लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। इसी तरीके से माइक्रोवेव ओवन में हमारे रोटेसरी ग्रिल्ड माइक्रोवेव ओवन है, जो कि पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया है। पाकिस्तान में बिजली की बंदिश आम है और वोल्टेज का मसला भी बहुत ज्यादा है। हम पाकिस्तान में मुकम्मल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बनाने वाले पहले सनतकार हैं, लेकिन बिजली बंद होने पर मशीन दोबारा खुद ब खुद नहीं चलती। जब सारिफ को बिजली जाने का पता चलता है, ये उस वक्त तक काम करना बंद कर चुकी होती है। हमने इस वॉशिंग मशीन को दोबारा डिजाइन किया है और अब इसमें एक ऐसा फंक्शन है कि जब बिजली चली जाती है और दोबारा आती है तो मशीन खुद खुद चलने लगती है और हमारे सारिफ को दोबारा मशीन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने इस अपडेटेड मशीन का नाम वन टच रखा है, जिसका मतलब है कि आपको सिर्फ एक बार बटन दबाने की जरूरत है और ये अपना काम मुकम्मल कर लेगी। मेरे ख्याल में ये फंक्शन बहुत आम है। मुतल्लिका मसनूआत की दरामद के साथ साथ मुतल्लिका टेक्नोलॉजीज के लिए पाकिस्तान की मांग भी बहुत अहम है। चीन और पाकिस्तान इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के शोबे में मजीद ताउन करेंगे। दुनिया के अंदर आई थिंक जो नेशनल लैब्स और नेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं हर इंडस्ट्री के लिए, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली होम अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से इस चीज़ में बहुत पीछे था और पीछे है, और आई थिंक वी बिकम द फर्स्ट कंपनी जिसने अभी एक नेशनल लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की है। अब उसका फ़ायदा ऑफकोर्स पाकिस्तानी कंज्यूमर को होगा। पाकिस्तान के अंदर जितनी अप्लाइंसेस या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनने की इंशाल्लाह वो सारी यहाँ से सर्टिफाई हो सकेंगी, जिसके अल्टीमेटली पाकिस्तानी कंज्यूमर को, पाकिस्तानी मुल्क को इन दी लॉन्ग रन बहुत फ़ायदा होगा। और इन दी लॉन्ग रन ऐसे फ़ायदा होगा कि कल को अगर पाकिस्तान इस किस्म की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहें पूरी दुनिया के अंदर, तो नेचुरली उस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस इसलिए होगी कि पाकिस्तान के अंदर ये सर्टिफिकेशन वाला जो रिजीम है वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होगा। हमारे पाकिस्तानी भाई जल्द अज जल्द तरक्की करें। हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं और हम इन टेक्नोलॉजीज़ को बिला तहफ़्फ़ुज़ात और शराइत शेयर करना चाहते हैं। पाकिस्तान इन मालूमात की रोशनी में खुद तरक्की कर सकता है। ये हमारे दिली जज्बात हैं। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा और हमारे पाकिस्तानी भाइयों का मयार ज़िंदगी बतदरीज और तेज़ी से बेहतर होता जाएगा।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ورلڈ وائڈ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں، اور جس تیزی سے چائنا ٹیکنالوجی میں آگے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ ہماری فرینڈشپ بھی ہے، تو یہ جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے یہ ہمارے پاکستانی امپلائیز کے لیے، بھائیوں کے لیے بہت مفید ہے۔ دریائے سندھ کے ڈولفن سے برفانی جھیلوں تک پاکستان طرح طرح کے جنگلی جانوروں کا مسکن ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ان میں سے کئی جانوروں کی بقا خطرے میں ہیں اور ان کی تعداد میں اتنی بڑی کمی آ گئی ہے کہ نسل کے معدوم ہونے کا امکان بھی ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان میں بہت سارے اچھی تنظیمیں موجود ہیں جو کہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ تفصیلات کے لیے ہماری رپورٹ دیکھیے۔ دیکھیں جی، پچھلے سالوں میں وائلڈ لائف کی پوزیشن کافی ڈکلائن پہ تھی، لیکن یہ کوئی 3-1 سال سے وائلڈ لائف کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے، وائلڈ لائف اور فارسٹ اور ایکو ٹورزم کو، تو کافی بہتری آئی ہے۔ وائلڈ لائف کے اندر اسپیشیز جو ہیں ریوائیو ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ کمیونٹیز کو بہت زیادہ انوالو کیا گیا ہے، اور کمیونٹی پروٹیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ وائلڈ لائف میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ محکمہ جنگلات، جنگلی حیات و ماہی پروری، پنجاب کے چیئرمین ٹاسک فورس بدر منیر طویل عرصے سے پاکستان میں جنگلی حیات اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ طویل کوششوں کے بعد انہوں نے جنگلی حیات کے تحفظ میں مثبت رجحان دیکھا ہے۔ ہمارے پاس بھی ناردرن ایریا کے اندر سنو لیپرڈ ہے، ہمارے پاس مارخور ہیں، لداخ اڑیال ہے، بلو شیپ ہے، ہمالین آئیبیکس ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس پنجاب میں پنجاب اڑیال ہے، چنکارا ہے، نیل گائے ہے، ہاک ڈیئر ہے۔ اسی طرح سندھ اور بلوچستان میں سندھ آئیبیکس ہے، اور اڑیال جس کو وہاں پر گڈ بھی کہا جاتا ہے، یہ کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہ پہلے بھی تھے، لیکن جب سے یہ کمیونٹیز کو اویئر کیا گیا ہے، ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے، ان کو آن بورڈ لینے سے یہ ہماری سپیشیز بہت اچھی طرح سے بچ رہی ہیں۔ IUCN کے مطابق حیاتیاتی لحاظ سے پاکستان کے کم از کم 4 ماحولیاتی نظام دنیا کے سب سے نمایاں ماحولیاتی خطوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان ممالیہ جانوروں کی 174 اقسام، رینگنے والے جانوروں کی 177 اور پرندوں کی 668 اقسام کا مسکن ہے۔ ان میں سے ممالیہ جانوروں کی 50 اور پرندوں کی 27 اقسام خطرے سے دوچار ہیں، جبکہ حشرات کی 17 اقسام بھی معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ بڑے پیمانے پر قدرتی رہائش گاہوں کی تباہی اور تبدیلی، پانی کی تقسیم، جنگلات کی کٹائی اور غیر قانونی شکار اور تجارت نے گزشتہ 1 دہائی کے دوران پاکستان کی جنگلی حیات کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جس سے کئی نایاب اقسام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان میں جی سب سے زیادہ جو اس وقت خطرات ہیں وائلڈ لائف کو، وہ جو کہ ایکسپینشن ہو رہی ہے یہ گھروں کی، سوسائٹیز کی، اور انسان فیکٹریاں بناتے جا رہے ہیں، جنگلات پہ قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اور لکڑی کاٹ کے، بیلے کو، کانے کو کاٹ کے بوائلرز میں جلا رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ وائلڈ لائف کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈلی یہ ہے کہ جو غیر قانونی شکار ہے، شکار کے ایسے طریقے نکل آئے ہیں کہ بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے کہ پرندے رات کو درخت پہ بیٹھتے ہیں اور وہ رات کو اپنے گھروں میں، اپنے درختوں پہ بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کو رات کو سرچ لائٹ سے، ٹارچوں سے مارا جاتا ہے۔ حکومت اور جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلقہ گروپ مقامی کمیونٹی کے ساتھ مل کر جنگلی حیات کے تحفظ کی اہمیت اجاگر کرنے اور محفوظ علاقوں کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ بدر منیر نے ہنگامی اقدامات کا ذکر کیا۔ دیکھیں جی، پہلے تو سب سے زیادہ پلانٹیشن جو کہ ہو رہی ہے نمبر 1، اس کو اور تیزی سے بڑھانا چاہیے، کیونکہ وائلڈ لائف کے لیے ہیبیٹاٹ ضروری ہے، ان کے لیے ان کے گھر ضروری ہیں، اور یہ درخت، یہ جنگلات، یہ ان کے گھر ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ان کو کرنا ہے، ان کو لک آفٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد اللیگل ہنٹنگ کو روکنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے بہتر پالیسیز بنانی ہیں، جو کہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم ایسی پالیسی دیں
کہ لوکل کمیونٹیز کو اس میں فائدہ نظر آئے اور وہ لوگ اس وائلڈ لائف کو بچائیں، جو کہ بہترین ماڈل ہے کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کا، جو کہ گلگت بلتستان سے شروع ہوا تھا اور پورے پاکستان میں اس وقت پھیل چکا ہے۔ اگر اسی ماڈل کو ہم ایکسپینڈ کرتے جائیں، زیادہ سے زیادہ کمیونٹیز کو لے کے آئیں، تو ہماری وائلڈ لائف بہتر طریقے سے بچ سکتی ہے۔ مقامی کوششوں کے علاوہ وہ ماحولیاتی نظام کے تحفظ اور جنگلی حیات کے تحفظ پر کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کے خواہاں ہیں۔ جی وہ سارے ملک جی ہم سے بہت ایڈوانس ہیں اور بالکل ان سے ہم افادیت حاصل کر سکتے ہیں، ان سے نالج شیئر کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بھی پچھلے سالوں میں کچھ ٹریڈ اللیگل جیسے کہ پینگولین ہے، اس طرح کی چیزیں وہاں پر جاتی تھی، لیکن چائنا نے بھی بہت سخت کنٹرول کیا ہے اور پاکستان سے یہ چیزیں یہاں پر بھی سختی ہوئی ہے اور بہت ڈراسٹکلی یہ اس کے اللیگل ٹریڈ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ چین ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ جنگلی جانور پائے جاتے ہیں۔ پچھلی دہائی کے دوران چین نے جنگلی حیات کے تحفظ کے میدان میں شاندار نتائج حاصل کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگلی تبتی ہرنوں کی تعداد 1990 کی دہائی کے آخر میں 60,000 سے بڑھ کر 70,000 اور اب 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جو کہ کامیابی کی اعلیٰ مثال ہے۔ چونکہ چین اور پاکستان مختلف شعبوں میں قریبی تعاون کر رہے ہیں، اس لیے بدر منیر نے اس شعبے میں مزید تعاون کی توقع ظاہر کی ہے۔ خاص کر کے جو چائنا اور پاکستان کا جو سلک روٹ ہے، اس کے اوپر اس وقت کوئی 62 کے قریب کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، جنہوں نے ہمالین آئی بیکس کو، مارخور کو، سنو لیپرڈ کو، بلو شیپ کو بہت حد تک ریوائیو کیا اور انکریز کیا ان کی پاپولیشن کو۔ چین کی نانجنگ نارمل یونیورسٹی پاکستان کی انڈس ڈولفن سمیت دریائی ڈولفن پر سائنسی مطالعات کے لیے بین الاقوامی مشترکہ تعاون کی نگرانی کر رہی ہے۔ پاکستان کے متعلقہ محکمے بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ چائنا نے جی بہت کام کیا ہے، اپنے بائیو ڈائیورسٹی کے لیے بہت کام کیا ہے اور ہم بھی ان کے تجربات سے افادیت حاصل کریں گے اور اپنے ملک میں بھی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں معدوم ہونے کے قریب اقسام کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف 500 سے 600 انفرادی ہیں۔ دریائے سندھ کی ڈولفن کی تعداد اب بڑھ کر تقریباً 2000 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب لمبی چونچ والے گدھ کی تعداد معدومیت کے قریب پہنچ گئی تھی۔ مہلک ڈیکلوفیناک سوڈیم پر پابندی کے بعد 2006 سے اس کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ مثبت نشانیاں ہیں اور لوگوں اور فطرت کے روشن مستقبل کے لیے ہمیں صحیح راستے پر ڈالنے میں مدد کر رہی ہیں۔ سی پیک منصوبے پر کام کرنے والے کارکن قومی اثاثہ ہیں۔ لوگوں نے اس عظیم مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت کی۔ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے ایک گیم چینجر۔ لیکن سی پیک کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ میں نہیں جانتا کہ سی پیک کیا چیز ہے، البتہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ اورین لائن چین نے میری زندگی بہت آسان کر دی۔ میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میں کسی بڑے مقصد کے لیے جان دوں، میں اس بات سے ہی خوش ہوں کہ میرے پاس اپنی فیملی کی کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے ہیں۔ آج کل ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا جو ہے وہ بہت ایزی ہو گیا ہے۔ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں ایک بلاگر ہوں اور میں ویڈیوز اس لیے بناتا ہوں کہ میں اپنے پاکستان کو پوری دنیا میں پروموٹ کروں، تو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اور میں ہوں مازیب، میں چائنا میں ہی رہتی ہوں اور چائنا میں ہی پڑھتی بھی ہوں، اور چائنا میں جو ہے مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے، میں ڈیلی جو ہے بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں۔ ایک بہت ہی اچھا گروپ چیلنج فیشن کمپنی، وہاں پہ میری جاب ہے اور جاب پہ جانے سے پہلے میرا ڈیلی کا معمول ہے ناشتہ مسٹ ہے، ناشتہ ضروری کرنا ہے، اور یہ میں نے اپنی ہیبٹ جو ہے یہ چائنیز کلچر سے سیکھی۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھ کے ڈرائیونگ کر کے روزگار کما کر اپنی فیملی اور بچوں کو بھی خوش رکھیں گے، اس کو اپنے مقام پر پہنچائیں گے۔ اگر یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو ان میں سے کسی پروجیکٹ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمیں سی پیک کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بتائیں، کیونکہ آپ کی رائے اہم ہے۔ اپنے تجربے کو شیئر اور ہیش ٹیگ کریں #me&cpack۔ ہمارے #me&cpack ویڈیو اور تصویری مقابلے میں شرکت کیجیے۔ پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ، اگلی دفعہ ملیں گے، خدا حافظ۔